एक समय की बात है। महिमा अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। महिमा की चाची कमला बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। कमला की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम रूबी था। कमला का पति विश्वनाथ शहर में काम किया करता था, इसीलिए वो कभी कभी गांव आया करता था। महिमा के माता पिता की मृत्यु बिजली के करंट लगने के कारण हो गई थी, जिसके बाद से महिमा के चाचा चाची उसे पाला करते थे। महिमा के चाचा विश्वनाथ महिमा की बहुत ही परवाह करते थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद महिमा को घर में रख लेते हैं। थोड़े समय तक तो कमला नहीं मानती है, लेकिन एक समय बाद वो महिमा को अपने घर में नौकरानी का दर्जा दे देती है और उसे रख लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक दिन कमला की भाभी कमला को फोन करती है और बोलती है, कमला, मेरे पास महिमा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। महिमा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो तुम लोगों के साथ रहती है, तो तुम लोगों को उसकी शादी भी करनी ही पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें दहेज भी देना होगा। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हो, तो तुम्हें ना ही दहेज देना पड़ेगा और ना ही शादी का खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन भाभी, ऐसा क्या है जो हमें दहेज भी न देना पड़े और ना ही खर्चा करना पड़े, फिर भी शादी हो जाए? कमला, हमारे गाँव में एक लड़का है जो कि थोड़ा मंद बुद्धि है, उसमें थोड़ा कम दिमाग है, लेकिन इसके माता पिता उसकी शादी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और वो किसी भी लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लड़की की शादी महिमा से ही करा दी जाए। ठीक है भाभी, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। अपनी भाभी से बात करके कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। तभी उसकी बेटी रूबी आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ आपको, आप नाच क्यों रही हो? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है, अगर तू सुनेगी तो तू खुशी के मारे पागल हो जाएगी। ऐसा कहकर कमला रूबी को सारी बात बताती है। तभी रूबी बोलती है, अरे वाह माँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बनती है वैसे भी मैडम अपने आप को, कोई पागल हाथ लगेगा तब पता चलेगा। ऐसा बोलकर रूबी और कमला जोर जोर से हंसने लगती है। शाम को कमला अपने पति को फोन लगाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद विश्वनाथ बोलता है, लेकिन महिमा बहुत ही समझदार है, तुम उसकी शादी किसी कम दिमाग वाले के साथ क्यों करवाना चाहती हो? देखो, इतना अच्छा रिश्ता है, ना ही दहेज मांग रहे हैं और ना ही शादी का कोई खर्चा लगेगा। वैसे भी महिमा हमारी बेटी नहीं है, हमने इसे इतना बड़ा कर दिया और इसका खाने पीने का खर्चा उठा लिया, वही काफी है। मैं और खर्चा नहीं होने देना चाहती। मेरी भी बेटी है, उसकी भी शादी करनी होगी। जैसे तैसे कमला अपने पति को राजी करवा लेती है, जिसके बाद कुछ दिनों में ही एक मंदिर के अंदर महिमा और वैभव की शादी हो जाती है। महिमा अपने ससुराल में रहने लगती है। महिमा के ससुराल में उसके साथ ससुर भी रहते थे। जब उसे पता चलता है कि उसका पति वैभव थोड़े कम दिमाग का है, तो वो अपने पति को अच्छी अच्छी बातें बताया करती और उसको ये भी बताती कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, घर कैसे चलाया जाता है। वैभव के पास एक बंजर खेत पड़ा हुआ था। महिमा अगले दिन से अपने पति के साथ उस बंजर खेत पर काम करना शुरू कर देती है। वो अपने पति को हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाया करती थी। बंजर जमीन को कैसे उपजाऊ बनाना है, कैसे खेती करनी है, सब कुछ। धीरे धीरे करके उनकी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती है, जिसके बाद महिमा उस खेत के अंदर टमाटर की बीज बो देती है। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। महिमा और वैभव की मेहनत रंग लाती है और बहुत ही लाल लाल और स्वादिष्ट टमाटर उगते हैं, जिसके बाद वैभव और महिमा उन टमाटर को बाजार में बेचते हैं, जिनके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। इसी तरह हमारे जाने के बाद तुम हमारी बेटी का ख्याल रखना। वैभव के माता पिता हमेशा अपनी बहू की तारीफ करते थे, क्योंकि सचमुच महिमा के आने से उनके घर को काफी सहारा मिला था। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। सुनिए, क्यों ना हम 2 गाय खरीद लेते हैं? महिमा जैसा भी बोलती थी, वैभव हमेशा वैसा करता था। तभी वो बोलता है, ठीक है, खरीद लेते हैं, लेकिन सारा पैसों का हिसाब तुम ही रखना। अरे माता पिता सारा हिसाब रख लेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। अगले दिन ही महिमा 2 गाय खरीद कर ले आती है। खेती के साथ साथ अब वो लोग दूध भी बेचने लगते हैं। दूध बेचने का काम भी बहुत ही बढ़िया चलता है, लेकिन फिर भी महिमा और आगे बढ़ना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं एक पोएट्री फॉर्म शुरू कर दूं? एक बार मैं माता पिता से इसके लिए राय ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर महिमा अपने सास ससुर के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैं एक पोएट्री फॉर्म शुरू करना चाहती हूँ। बेटा, तुम तो जानती हो वैभव को अच्छे से हिसाब करना नहीं आता, इसीलिए अगर तुम खुद से पोल्ट्री फार्म का काम संभाल सकती हो, हिसाब रख सकती हो, तो शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम भी बीमार रहते हैं, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। पहले से वैभव के पिताजी गाय के दूध का हिसाब संभाल रहे हैं, इसीलिए तुम खुद ही देख लो तुम्हें आगे क्या करना है। हम भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव नहीं चाहते हैं।
अगर तुम्हारे बस की है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। माँ जी मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें जिम्मेदारियाँ तो लेनी पड़ेगी ना, इसीलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। अगले ही दिन महिमा कुछ मुर्गियाँ खरीद लेती है और वो दूध के साथ अंडे भी बेचने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। महिमा के घर के साथ में ही एक शांति नाम की औरत रहा करती थी, जो कि बहुत आलसी थी। पहले शांति का पति उसके साथ ही रहा करता था, लेकिन जब से उसने शांति से शादी की थी तभी से शांति कभी भी अपने पति का ख्याल नहीं रखती थी, जिस कारण से शांति का पति शादी को छोड़कर शहर चला गया। धीरे धीरे करके गाँव के सभी लोग शांति से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शांति बिल्कुल पागल लगने लगती है। लेकिन जब भी शांति लोगों से बात करने की कोशिश करती है और अगर उसे कोई न मिले तो महिमा के पति वैभव से ही बात किया करती। इस पागल बेवकूफ वैभव को तो कितनी बढ़िया बीवी मिली है, ये कोई काम भी नहीं करता, फिर भी इसकी बीवी देखो इसे भरपेट खाना देती है। काश मेरा पति भी ऐसा होता, मुझे बिना मेहनत किए ही भरपेट अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए देता। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, खाने को अच्छा नहीं मिला है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर शांति अपने घर से बाहर निकल जाती है। तभी वो देखती है वैभव मुर्गियों को दाना डाल रहा होता है। ये देख शांति के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे कितने दिन हो गए, मेरा तो कभी भी मुर्गियों पर ध्यान ही नहीं गया। मेरे सामने कितना स्वादिष्ट खाना था, लेकिन मैंने तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुर्गियाँ कैसे चुराऊं? एक काम करती हूँ, इस पागल वैभव को अपने जाल में फंसाती हूँ। अगले दिन शांति वैभव को अपनी मीठी मीठी बातों में लाने की सोचती है, लेकिन वैभव शांति की बात सुन अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। एक दिन महिमा के पास फोन आता है। वो फोन उसकी चाची का होता है। महिमा बेटा, तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब है, तो कभी भी अंतिम सांस ले सकते हैं, इसलिए वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। महिमा तुरंत ही अपने चाचा चाची के घर के लिए निकल जाती है। जब इन सब की खबर शांति को लगती है, अरे वाह, इतना बढ़िया मौका लगा है मेरे हाथ, अब तो इस घर की चौकीदारी जा चुकी है। अब मैं एक न एक मुर्गी तो आराम से उठा लूंगी, बस रात होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद मैं एक मुर्गी उठा लूंगी। शांति रात होने का इंतजार करने लगती है। शाम के समय में एक एक कर वैभव सारी मुर्गियाँ पिंजरे में डाल देता है। ये सब कुछ शांति अपने घर की खिड़की से देख रही थी। रात होते ही जैसे ही उनके घर की बत्ती बंद होती है तो शांति चुपके चुपके आती है और एक मुर्गी चोरी करके ले जाती है और उस मुर्गी को पकाकर खा लेती है। अरे वाह, इतनी लाजवाब मुर्गी है, कितने दिनों बाद मैंने स्वादिष्ट खाना खाया है। वाह, बहुत ही बढ़िया शांति, किसी को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए मुझे 2-3 दिन में एक बार ही मुर्गी उठानी पड़ेगी। और फिर अभी तो महिमा भी नहीं है, वैभव को तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। शांति एक और मुर्गी चोरी कर लेती है। अगले ही दिन महिमा वापस आ जाती है और वो मुर्गियाँ देख वैभव से बोलती है, सुनिए, इन सभी मुर्गियों में 2 मुर्गियाँ कम है। मैं सोच ही रहा था मेरी गिनती गलत हो गई होगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। शांति को कोई खबर नहीं होती है कि महिमा वापस आ चुकी है, इसलिए शांति अगली रात को भी एक और मुर्गी चुरा लेती है। अगले दिन सुबह सुबह जब महिमा सभी मुर्गियों को बाहर निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है एक और मुर्गी कम है। तभी महिमा को शांति के घर के बाहर कुछ कुत्ते नजर आते हैं जो हड्डियाँ खा रहे होते हैं। ये देख महिमा सोचती है, जरूर इस शांति ने मेरी मुर्गी चुराई होगी। जब इसके घर के बाहर इतने सारे कुत्ते हड्डियाँ खा रहे हैं, अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तभी महिमा अपने पति से ऊंची आवाज में बोलती है, आप देख रहे हैं ना, हमारे एक और मुर्गी चोरी हो गई है। मुझे तो लगता है आसपास वाले किसी पड़ोसी ने ही हमारी मुर्गी चोरी की होगी। महिमा घर में सभी को बताती है कि हमारी एक और मुर्गी चोरी हो गई है और हो सकता है कल कोई और मुर्गी भी गायब हो सकती है, इसीलिए हम सबको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसे ही महिमा शांति पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो देखती है कि शांति पूरा दिन उनके घर में ही झांकती रहती है, इसीलिए महिमा एक प्लान बनाती है और जैसे ही शांति अपने घर के बाहर आती है तो वो अपनी मुर्गियों को दाना डालने लगती है और रात को सभी मुर्गियों को खुला छोड़ देती है। रात होते ही शांति एक मुर्गी फिर से चुरा लेती है। ये सब कुछ महिमा देख लेती है। मेरा शक पक्का हो गया है, जरूर पहले शांति ने ही हमारी सारी मुर्गियाँ चुराई है। अब मैं सुबह इसे बताती हूँ। शांति रात के समय ही मुर्गी को बनाकर खा जाती है। सुबह सुबह जब महिमा जागती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, पता नहीं कौन सा चोर है जो मेरी मुर्गियाँ खाता रहता है, लेकिन आज तो मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिरकार ये चोर कौन है। अच्छा हुआ मैंने कल सभी मुर्गियों को पेट में दर्द होने वाले दाने खिला दिए। अब जिस किसी ने मेरी मुर्गी खाई होगी जरूर उसके पेट में बहुत तेज दर्द होगा कि वो डॉक्टर के पास भी जाने लायक नहीं बचेगा। ये सब सुनकर शांति अपने कमरे से बाहर आ जाती है। शांति पूरे पसीने पसीने हो जाती है और बोलती है, महिमा, मैंने ही तुम्हारी मुर्गी चुराई है, मुझे माफ कर दो। तो मुझे कोई इलाज बता दो, अगर मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं कैसे अस्पताल जाऊंगी, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। शांति जोर जोर से रोने लगती है और उसके मन में डर बैठ जाता है, जिसके कारण वो सब कुछ अपने आप बता देती है। इतनी में ही महिमा जोर जोर से हंसने लगती है। डरो मत,
मुझे तो सिर्फ चोर का पता लगाना था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ जोर जोर से बोला। लेकिन सचमुच शांति, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगी तो सभी लोग तुमसे अच्छे से बात करेंगे और तुम्हें इज्जत भी देंगे। साथ में तुम अच्छा अपने पैसों से ही खा पाओगी। महिमा की सारी बातें शांति के दिमाग में बैठ जाती है और वो समझ जाती है कि चोरी करना गलत बात है। इसके बाद वो मेहनत करने लग जाती है। दूसरी ओर महिमा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है और अपना व्यापार भी बढ़ाने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।